Hello everyone, welcome to Rising Star of Mathematics. Today we are discussing Linear Algebra Chapter 1. कल हमने इसमें पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एंड नेक्स्ट हमने ये देखा था कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती हैं एंड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, transpose of a matrix. If A be any matrix of order m cross n, then a matrix obtained from A by interchanging its rows and columns is called the transpose of a matrix A. जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, कि जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है A11 A1 A21 A11 A12 एंड A21 एंड A22. तो इस मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो हमारा अगर फर्स्ट कॉलम बन जाए तो ये जो मैट्रिक्स है इसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा. ये मैट्रिक्स अगर हम ऐसे लिखें, फर्स्ट रो अगर हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाए और सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाए तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ये हमारा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा. रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर यही लिखा है, इफ़ ए इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स. अगर ए हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रोज में. तो जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो कुछ एन क्रॉस एम की मिलती है और उसकी एंट्रीज चेंज हो जाती हैं. तो उसको लिखने का तरीका ये रहता है, द ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. सिंबॉलिकली इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड ए ट्रांसपोज फिर मेरे पास होगा ए जे आई एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स. अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए आई जे मेरा ए जे आई से चेंज हो जाता है और जो मेरे रोज थे वो कॉलम बन जाते हैं और जो कॉलम्स थे वो रोज बन जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई एम एन क्रॉस एम. नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की जो हमारी नेक्स्ट अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ यूज होती हैं. इफ़ ए ट्रांसपोज एंड बी डैश डेनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी, कि अगर ए डैश ऐसे डालते हैं हम और बी डैश, अगर ये हमारे ए डैश ए ट्रांसपोज को डिनोट करता है और बी डैश बी ट्रांसपोज को डिनोट करता है, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं तो जो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है वही मिलती है. फॉर एग्जांपल हम 2x2 के लिए देखते हैं. अगर ए मेरी कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा वो मेरे पास आएगा A11 A12 A21 A22. अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं अगेन ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो मैट्रिक्स मेरे पास कुछ ऐसे बनेगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A11 A21 A12 A22. ये मैट्रिक्स देखूं अगर और ये ए मैट्रिक्स देखूं, ये दोनों की दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे ही हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं. जब भी हम एक बार ट्रांसपोज लेते हैं तो जो हमारे नंबर रोज होते हैं वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम दोबारा से फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो जो मेरे कॉलम्स बने थे रोज वो दोबारा से रोज बन जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर सम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये अलग अलग हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वेयर ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन. कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ए मेरी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो बी भी मेरी एन एम क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए. ये नहीं कि ए तो मेरी 2x3 की होगी, प्लस कर रही हूँ मैं बी मेरी 3x4 की होगी. इन दो मैट्रिक्स की एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडिशन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर यही लिखा है कि व्हेन ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन. नेक्स्ट हमारे पास है के ए का होल ट्रांसपोज. के कोई भी नंबर है, अगर के कोई भी हमारा रियल नंबर है तो उसके पास ऊपर अगर हम ट्रांसपोज लगाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज. ठीक है, क्योंकि ए मैट्रिक्स हमें जो गिवन है उसके ट्रांसपोज होने से तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो हमारा के है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज. तो इसको हम शॉक शूज प्रॉपर्टी बोलते हैं. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे हम बाहर जाते हैं सबसे पहले सॉक्स डालते हैं फिर शूज़ डालते हैं। नेक्स्ट जब हम वापस आते हैं तो पहले तो देखो हमने सॉक्स डाल ली फिर शूज़ डाले, फिर जब हम वापस आए अपने काम से लौटकर तो पहले हमने शूज़ को निकाला और फिर उसके बाद सॉक्स को निकाला। तो ऐसे ये रिवर्स में ओपन होते हैं। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम सॉक शूज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोज है वो रिवर्स लॉ में ओपन होता है। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वेयर ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो b मेरी n क्रॉस p की मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी ए बी डिफाइंड होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तब हम बोलेंगे कि जो हमारी ए बी का होल ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। नेक्स्ट हमारे पास है ए एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर एन, कि चाहे तो हम पहले एन पावर कर दे उसके बाद ट्रांसपोज ले ले, और चाहे ट्रांसपोज करने के बाद उसकी एन पावर कर ले, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। ए बीइंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने ट्रांसपोज पढ़ा कि जब हम नंबर्स जो हमारे रोज होते हैं उनको कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होती है उसके बाद जो हमारा ट्रांसपोज वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है जब हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है। Conjugate of a matrix. If A is a matrix of order m cross n whose elements are complex numbers, then a matrix obtained from A by replacing each of its elements by their corresponding complex conjugate. अगर हम आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज करते हैं, 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से चेंज कर देते हैं, हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के लिए जब हर एक एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स आती है वो होती है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड वूज एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, कि उसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर कोई रियल नंबर हो गया, ठीक है 1 हो गया, तो उसको हम लिख तो सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ रियल एंट्रीज भी हो सकती हैं। एन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय देयर corresponding complex conjugate is called the conjugate of A and it is denoted by A bar, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एंड A बार इज आल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस n, क्योंकि जो हमारी A मैट्रिक्स है वो ऑर्डर तो उसका सेम रहेगा, सिर्फ जस्ट हमने उसमें जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस किया है, यानी जहां आयोटा दिखा उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस किया है। Symbolically, if A is equal to Aij m cross n, then A conjugate is equal to Aij का conjugate m cross n, where Aij conjugate is a complex conjugate of Aij, ठीक है। अगर सभी की सभी एंट्रीज जो मेरी ए मैट्रिक्स है, अगर उसकी सभी की सभी एंट्रीज रियल होगी, ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा फिर मेरा कॉन्जुगेट लेने का, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा आयोटा आता है अगर उसमें, तो उसको माइनस आयोटा से चेंज कर देता है। लेकिन अगर सारी की सारी एंट्रीज रियल हैं तो उसमें आयोटा प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो ए का कॉन्जुगेट ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमने ट्रेस पढ़ा और फिर कुछ ट्रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो ऐसे ही सिमिलर वे में हमने कॉन्जुगेट पढ़ा और अब हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इफ ए कॉन्जुगेट एंड बी कॉन्जुगेट डिनोट्स द कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। अब ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, वो कुछ इस टाइप से है, आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 2 आयोटा एंड 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट किया तो ये आया मेरे पास माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट हमने दोबारा से इसका कॉन्जुगेट लिया तो फिर से ये मेरी मैट्रिक्स बनेगी आयोटा 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा एंड 3 आयोटा। तो ए कॉन्जुगेट मेरा ए के इक्वल आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, क्योंकि 2 बार कॉन्जुगेट लेने से जो आयोटा मेरा माइनस आयोटा में चेंज हो रहा था वो दोबारा से मेरा आयोटा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, वेयर ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है के ए का कॉन्जुगेट। अगर के मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो कॉन्जुगेट का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए मैट्रिक्स लेती हूँ कोई मेरे पास आयोटा 1 2 एंड 3 आयोटा,
और अब के ऑफ ए लेती हूँ, तो के ऑफ ए अगर एक आयोटा, मान लेते हैं कि के मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, के आयोटा ले लिया, ठीक है। तो के ऑफ ए का कॉन्जुगेट लेना है मेरे को। सबसे पहले के ऑफ ए निकालूंगी, के ऑफ ए इज इक्वल टू -1 आयोटा 2 आयोटा -3। अब के ऑफ ए का कॉन्जुगेट लेना है, तो ये मेरे पास आएगा -1 माइनस आयोटा -2 आयोटा एंड -3। तो ये जो आएगा मेरे पास, अगर मैं इसके अंदर से के बार बाहर ले लेती हूँ और ए का कॉन्जुगेट करती हूँ, तो ये मेरा इक्वल होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि के ऑफ ए का बार इज इक्वल टू के बार ए बार। अगर के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लग जाता है, एंड ए कॉन्जुगेट कोई मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट के केस में जो शॉक शूज प्रॉपर्टी है वो हमारी होल्ड नहीं होती, ठीक है। जैसे ही हम नेक्स्ट आगे एडजॉइंट पढ़ेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, उन सब में रिवर्स ला इनवर्स के केस में भी होल्ड होता है, लेकिन जो कॉन्जुगेट है इस केस में हमारा ये डायरेक्ट ओपन होता है, ए बार बी बार के इक्वल होता है। जो हमने लास्ट पढ़ा था ट्रांसपोज के केस में, वो कुछ रिवर्स ला में ओपन हुआ था, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए एन की पावर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट की पावर एन, कि अगर हम ए की पावर एन करने के बाद उसका कॉन्जुगेट निकालें और चाहे ए कॉन्जुगेट करने के बाद उसकी पावर एन करें, तो वो दोनों हमारे इक्वल आते हैं, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अब हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया, कॉन्जुगेट पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ, कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले रहे हैं और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं, चाहे उसका कॉन्जुगेट पहले ले और ट्रांसपोज बाद में ले, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ डिनोटेड बाय ए थीटा या फिर ए स्टार। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम ए थीटा और ए स्टार दोनों से डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ए कॉन्जुगेट क्या आएगा मेरा, हर एक एंट्री का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूँगी, एंड उसके बाद ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होगा, जो एंट्रीज आई है मेरे पास कॉन्जुगेट लेने के बाद उनका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये यहाँ से ए स्टार मेरा कुछ इस टाइप से बनेगा ए जे आई, क्योंकि ए जे आई में चेंज हो जाते हैं जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। और जो हमारा बार है ये यहाँ पर ये डिनोट करता है जो हमारा नंबर है कॉम्प्लेक्स उसके कॉन्जुगेट को। तो ए जे आई का कॉन्जुगेट एन क्रॉस एम, ये एन क्रॉस एम हमारा ट्रांसपोज की वजह से हुआ और ये हमारा कॉन्जुगेट की वजह से आया, और ए जे आई भी हमारा ट्रांसपोज की वजह से हुआ। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में हमें ट्रांसपोज भी लेना है एंड कॉन्जुगेट भी करना है। तो ए स्टार इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट एन क्रॉस एम। नेक्स्ट वही सेम पैटर्न चल रहा है, जैसे पहले ट्रेस उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर कॉन्जुगेट उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पढ़ा है और अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। अगर ए स्टार एंड बी स्टार डिनोट करता है हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए स्टार का स्टार इज इक्वल टू ए, कि हम अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं एक बार एंड देन दोबारा करते हैं, तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होती है ओरिजिनल मैट्रिक्स वही हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट स्टार इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार, वेयर ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, कि ए और बी हमारे पास कन्फॉर्मेबल होने चाहिए एडिशन के लिए, यानी उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ए एंड बी मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है के ऑफ ए का स्टार इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट ए स्टार। के कॉन्जुगेट होता है जो हमारा यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसपोज का तो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि के कांस्टेंट है, लेकिन के अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो उसका कॉन्जुगेट का उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर के ऑफ ए का स्टार इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट ए स्टार। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर जो हमारी शॉक शूज प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर भी होल्ड होती है, जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है तो पहले हम शॉक्स डालेंगे एंड देन शूज़, और फिर अगर वापस आते हैं तो पहले तो हम शूज़ उतारते हैं और फिर शॉक्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि ए बी का स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार, ठीक है। ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ए और बी की पॉसिबल होनी चाहिए, तभी हम ये वाली
जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी बात कर सकते हैं, ए बी का होल स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चाहे तो हम ए की पावर एन करके उसके बाद ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अप्लाई करें, और चाहे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद उसकी पावर एन करें, वो दोनों हमारे इक्वल आते हैं वेयर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, अगर के हमारा एक रियल नंबर हुआ देन के ऑफ ए का स्टार, क्योंकि के पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ उस पर के पर इफेक्ट पड़ता है। अगर के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर के ही हम रियल नंबर से ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा के ए स्टार। तो ये हमारे नोट्स में गिवन है, इस नोट में गिवन है कि अगर के हमारा एक रियल नंबर है देन के ऑफ ए का स्टार इज इक्वल टू के ए स्टार, के बार इज इक्वल टू के। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स, जिसका हम मोस्टली हर जगह यूज़ करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज़ नोन एज अ डिटर्मिनेंट, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के पास एक नंबर एसोसिएट होता है उसके पास। तो वो जो नंबर आता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो हमारा एक नंबर आता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। If A is equal to Aij is a square matrix of order n, then the determinant of A is denoted by, जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और उसको लिखने का तरीका जो होता है हमारे पास ए मैट्रिक्स का, उसको लिखते हैं हम 2 बार्स डाल के उसके बीच में A11 A12 A1j A1n A21 A22 A2n A2n। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स गिवन है तो कैसे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इफ A इज इक्वल टू Aij इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कि अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 2 ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22 बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द एक्सप्रेशन A11, पहले तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट करेंगे, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का। तो यहाँ से मेरे पास आएगा A11 A22 माइनस A21 एंड A12। तो ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, कल के लेक्चर में हमने सीखा था, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे डायगोनल पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर A11 A22 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, माइनस करना है हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का। इफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन द एक्सप्रेशन A11 दिस। अब इस एक्सप्रेशन तक हम कैसे पहुँचेंगे, ऐसे तो इसको डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, तो इसको निकालने का हमारे पास एक मेथड होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास आएगा -1 की पावर 1 + 1। जैसे अगर A11 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 1 होता है, इनटू सब माइनर आएगा, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे एंड फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, और जो हमारे पास ये माइनर बचेगा A22 A23 A32 A33 ये लिखेंगे। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा, और हमने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 A11 इंटू ये हमारा ये वाला बच्चा फर्स्ट रो छोड़ दिया एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो ये वाला डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे इसका A22 A23 A32 A33 प्लस। अब हम फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है अब हम करेंगे -1 की पावर 1 + 2। यहाँ से हमारे पास हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ते हैं और सेकंड कॉलम को,
अगर A12 के साथ लिख रहे हैं तो जो ये जिसमें ये प्रेजेंट होगा वो वाला कॉलम छोड़ना है और फर्स्ट रो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 A12 और डिटर्मिनेंट ऑफ A21 एंड A23 A31 A33 प्लस। अब हमारे पास बच गया लास्ट, क्योंकि हम फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3 A13 इंटू। अब फर्स्ट रो छोड़ेंगे और लास्ट कॉलम, तो ये वाला माइनर बचा हमारे पास, तो यहाँ से इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यही बताया गया था, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स A1j इन द फर्स्ट रो विद -1 की पावर I1 + j टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द फर्स्ट रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास 4 × 4 की मैट्रिक्स का कैसे हम फाइंड करते हैं वो बताया गया। वैसे इतने ज़्यादा, जैसे 4 × 4 हो गया, 5 × 5 हो गया, तो अगर हमें एग्जाम में देता है तो वो कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक उसमें छुपी होती है, बस हमें वो जाननी होती है। 4 × 4 5 × 5 अगर वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देता है तो वो कभी भी इतनी कैलकुलेशन हमसे नहीं कराना चाहता, उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है। तो जैसे ही हम आइगन वैल्यूज़ का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ से हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि माइनर क्या होता है। लेट A = Aij be a square matrix of order n, then the minor Mij of Aij in A is the determinant of a square submatrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column of A। तो जो हमारा माइनर होता है वो क्या होता है, अगर हमें Mij निकालना है तो Mij हमारा माइनर होगा, ith रो छोड़ेंगे इसमें एंड jth कॉलम छोड़ेंगे, और जो हमारी n-1 की मैट्रिक्स आएगी उसके डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर n-1। तो यही यहाँ पर बताया गया कि अगर A हमारे पास Aij स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑर्डर n की, तो उसका जो माइनर होता है ना हमारे पास वो क्या होता है, अगर हमें M23 निकालना है तो इट मीन्स हम सेकेंड रो को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वो होगा हमारा माइनर M23। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा कोफैक्टर होता है वो Mij के इक्वल होता है इफ़ I + j इज़ इवन, कि जो हमारा जैसे हम Mij निकाल रहे हैं, अगर I + j हमारा इवन है तो Cij जो कोफैक्टर है वो Mij के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा Mij ओड है तो वो Cij हमारा -Mij के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि A = स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द कोफैक्टर Cij ऑफ Aij इन A = द -1 की पावर I + j टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 obtained by leaving ith रो एंड jth कॉलम। तो जो मेरा यहाँ कोफैक्टर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, -1 की पावर I + j एंड Mij। अगर I + j इवन हुआ तो ये वैल्यू जो मेरे को 1 देगा, अगर I + j ओड हुआ तो यहाँ से वैल्यू माइनस आएगी तो -Mij। तो सिर्फ कोफैक्टर और माइनर में यही डिफरेंस है कि कोफैक्टर निकालते हुए हम -1 की पावर I + j करते हैं और उससे इफेक्ट पड़ता है, अगर I + j इवन है तो सेम वैल्यू आती है, अगर I + j ओड है तो नेगेटिव का साइन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमने ट्रेस पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कॉन्जुगेट पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पढ़ा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, अब डिटर्मिनेंट पढ़ा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। और डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट A = Aij n × n की स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। अगर हम किसी मैट्रिक्स का, जैसे हम ये करते हैं, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, A11 A12 A13, अगर इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसका कोफैक्टर लिखते हैं, प्लस इसका कोफैक्टर लिखते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही गिवन है कि लेट A = Aij स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द
एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि अगर हम उसी एलिमेंट के साथ उसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी 2 है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो, कि हम एलिमेंट्स तो कुछ ले रहे हैं और कोफैक्टर उसके साथ कुछ और ले रहे हैं, तो जो उसके वैल्यू होगी हमारे पास, जो उनका सम के बाद वैल्यू आएगी वो हमारी 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी 3 है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी डायरेक्ट यहाँ से CSIR नेट में एक क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, कि चाहे तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें और चाहे हम ए ट्रांसपोज का निकाल लें, वो दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड बाय माइनस साइन। अब ये हमारे पास R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये अप्लाई करती हूँ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो माइनस साइन से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज बाय माइनस साइन ओनली, कि जो माइनस साइन से चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0, अगर मैट्रिक्स के अगर 2 कॉलम्स या फिर 2 रोज सेम हो जाते हैं तो जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो 0 आती है। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k then the value of new determinant is k times the value of the original determinant, कि अगर हम पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट में k को कांस्टेंट है कोई, उसको कॉमन ले लेते हैं तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम दी एनी रो एंड एनी कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट, कि हम डिटर्मिनेंट से अगर जैसे हमारे पास ये है 2 3 2 4, तो यहाँ से जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो कुछ 8 - 6 इज इक्वल टू 2 आया। अब किसी k से मल्टीप्लाई करेंगे सो 8k - 6k, तो यहाँ से 2k आ जाएगा, तो k का कोई फैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता हमारे पास, वो k हमारा हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखना चाहे k × 2 3 4 8, तो ये भी हमारा सेम देगा, तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट a इज इक्वल टू, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ अब अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो आगे जैसे ही हम 9 चैप्टर करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आएगी। अब ये आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है ताकि हमें नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेट a इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ k ऑफ a इज इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये जो डिटर्मिनेंट k ऑफ a है ना, k ऑफ a स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या था कि जो k है ना वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो a मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो यानी k फर्स्ट रो में भी k आएगा, सेकंड रो में भी k आएगा, थर्ड रो में भी k आएगा, तो इट मीन्स k मेरा nth रो तक होगा सभी में, तो जो k कॉमन होंगी ना वो सभी में से कॉमन आएगा, तो k की पावर n बाहर आ जाएगी, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो लेट a इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन डिटर्मिनेंट ऑफ k ऑफ a इज इक्वल टू, अब k सभी में से कॉमन आया, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a वेयर k इज कॉमन फ्रॉम ईच रो ऑफ a। नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, कि अगर हमारे पास किसी भी रो का हर एक एलिमेंट अगर हम सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो जो उसका डिटर्मिनेंट है उसको भी अलग अलग हम सम में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a1 प्लस अल्फ़ा 1 b1 प्लस बीटा 1 c1 प्लस गामा 1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 वो इक्वल होगा हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस
इसको हम अलग से एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 B2 B3 गामा 1 C2 C3 कि अगर हमारे हर रो का हर एक एलिमेंट का सम हो रहा है तो डिटर्मिनेंट्स का भी सम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 10, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट देन एडेड टू द corresponding एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन चेंज। ये कह रहा है अगर मैं ऑपरेशन जैसे हम अप्लाई करते हैं, अगर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस के R2 या फिर R2 इम्प्लाइज R2 प्लस के R3, तो इसका डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे दो ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। अगर ये करते हैं R1 इज इक्वल टू 1/2 R2 तो हमें जो डिटर्मिनेंट आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है, ये वाला ऑपरेशन इफेक्ट डालता है। और एक और ऑपरेशन है हमारे पास, अगर हम इंटरचेंज करते हैं, अगर R1 को इंटरचेंज करते हैं ना R2 से, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ऐसे ही अगर हम R1 ऐसे किसी नंबर से R1/155 R1 करते हैं तो हम 5 टाइम्स डिटर्मिनेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाले दो ऑपरेशन ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट पर इफेक्ट डालते हैं। बाकी अगर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं लाइक R1 इम्प्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3 तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे डिटर्मिनेंट पर। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by the same constant and then added to the corresponding elements of some other row then the value of the determinant remains same। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज 0। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई 5x5 की मैट्रिक्स है, यहाँ कुछ 1 2 3 4 5, लेकिन इसका एक रो हमारे पास जो एक कॉलम है इसका वो 0 है, तो हम इसी कॉलम के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर देंगे तो जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यही यहाँ पर बोला है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 0, तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारा इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। इफ़ अगर ए और बी कोई स्केयर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रोडक्ट में तो ये होल्ड होता है, लेकिन ये हमारा एडिशन के केस में होल्ड नहीं होता। इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए मैट्रिक्स को ये लेती हूँ 1 0 0 1, ठीक है, तो इसमें जो डिटर्मिनेंट ए है वो 1 आया। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स को लेते हैं -1 0 0 -1, तो जो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो भी 1 आया, लेकिन ए प्लस बी हमारी एक 0 मैट्रिक्स आएगी क्योंकि एंट्रीज 1 -1 कुछ इस टाइप, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ए प्लस बी का वो 0 आएगा। तो ये इक्वल नहीं है, तो हमें एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। वैसे तो बहुत से हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन 2x2 का हमने जनरल यहाँ पर ले लिया कि अगर ए को 1 0 0 1 ले ले और बी को अगर हम -1 0 0 -1 ले ले, तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 1 होगा, बी का डिटर्मिनेंट है वो भी 1 होगा, लेकिन ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो से नॉन सिंगुलर से हम नॉन जीरो याद कर सकते हैं और सिंगुलर से हम 0 याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स, क्योंकि जैसे ही हम इनवर्स पर पहुंचते हैं तो उसमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है हमें। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं किसी स्केयर मैट्रिक्स का, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन and Aij be the corresponding cofactors of Aij in A, then Aij is equal to, तो जो हमारी कोफैक्टर्स की हेल्प से जो मैट्रिक्स बनती है अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लें तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो होगी एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उन कोफैक्टर्स की हेल्प से मैट्रिक्स बनानी है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जो उसके ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स बनेगी वो होगी हमारी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए,
ठीक है। तो ये रहा हमारे पास A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड ए आई जे बी द कोरोस्पोंडिंग को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन द मैट्रिक्स। तो जो मेरे पास ए आई जे ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी A11 A21 AN1। वैसे तो यहाँ था A21 लेकिन ट्रांसपोज लेने की वजह से हमारे पास जो चेंज हो गया वो, तो ये बना A11 A21 AN1 A12 A22 AN2 A1n A2n ANn। ठीक है, इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द A एंड इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A। थस द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ A। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर्स की हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी एडजॉइंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमें याद करनी है। इफ A इज एनी स्केयर n स्केयर मैट्रिक्स देन n स्केयर मैट्रिक्स का मतलब है कोई स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A I n इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो अगर A कोई n स्केयर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A IN। तो ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है कि A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A IN, वेयर IN इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर A कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती थी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। तो अगर हमें एडजॉइंट ऑफ A, वो हमें इस टाइप से लिख के नहीं देगा कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट बताओ कैसे, वो ऐसे लिख के देता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। तो हमने ऐसे कभी पढ़ा नहीं होता और हम यहाँ से रिजल्ट जनरलाइज नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इस टाइप से लिख के देगा, तो हमें पहचानना है वहाँ पर। ठीक है, तो आएगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। अब इसको डिराइव करते हैं कि ये हमारे पास कैसे आता है। A हमें नॉन सिंगुलर गिवन है तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ऊपर ये हमारे पास था A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर IN। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, तो हम दोनों साइड्स डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो हमारे पास बनेगा A एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A IN। तो यहाँ से अगर हमारे पास A B का डिटर्मिनेंट होता है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो यहाँ से है डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n। ये हमारे पास A की पावर n कैसे आया, क्योंकि जब भी हमारे पास K ऑफ A का डिटर्मिनेंट था, अगर A n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी तो K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A हो रहा था। तो यहाँ भी कुछ वैसी ही सिचुएशन थी, डिटर्मिनेंट ऑफ A एक नंबर आता है हमारे पास, हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से सीखी है ये चीज़। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नंबर है और IN के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और IN हमारी एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो ये हर एक रो में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे ही ये बाहर आएगा हमारे पास तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n। अब A हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको हम बाय में ले जा सकते हैं क्योंकि ये नॉन जीरो है हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर A हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, देन एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने पहले निकाला एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, तो उस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा A है उसको हम एडजॉइंट ऑफ A से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये वाली टर्म बन जाएगी। तो उसके लिए हमें ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 के।
तो यहाँ से हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है तो वो यहाँ पर पुट की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर n-1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, और यही हमें प्रूव करना था और इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं n तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जनरलाइज गिवन है, जनरलाइजेशन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो हमें एक रिजल्ट पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और अगर ए को भी एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट बनकर आता है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ भी दोबारा चेंज करते जाएंगे, अगर k टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए डालते हैं तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर k हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, k बी एनी स्केलर, देन एडजॉइंट ऑफ k a की ए। अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है। अगर हमारे पास ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो जो उसके कोफैक्टर्स होंगे वो n-1 ऑर्डर के होंगे। तो यहाँ से जो एडजॉइंट ऑफ k ऑफ ए आएगा, k हमारे पास n-1 टाइम्स बाहर निकलेगा, k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। तो k हमारा n-1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, क्योंकि अगर हमारे पास ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है तो एडजॉइंट ऑफ ए n-1 की होती है, क्योंकि उसमें हम कोफैक्टर्स रखते हैं। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारे पास ए सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और हमने पीछे सीखा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। तो अगर हम ये वाला रिजल्ट यहाँ अप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 गिवन है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो आएगा, तो इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए होता है हमारे पास। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो ए को हम एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आई ऑफ एन, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। सो हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स ए से, तो हमारे पास आया ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, और ये हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए वो आ गया। अब ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो नहीं हो सकता, तो इसको नीचे ले आएंगे इधर, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट के केस में भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यही सेम प्रॉपर्टी हमारी एडजॉइंट के केस में भी होल्ड होती है, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारे पास जैसे शोक प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होल्ड होती है, रिवर्स ला, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, कि चाहे तो हम ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल लें और चाहे एडजॉइंट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, वो दोनों इक्वल आते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात हम कब कर सकते हैं, कब उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और क्या उसका इन्वर्स होगा, ये सब हम इसमें सीखेंगे। लेट ए बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ देयर एग्जिस्ट स्केयर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कि अगर हमारे पास ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है और अगर हमें एक ऐसी बी मैट्रिक्स मिल पा रही है सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन वी से दैट ए इज इन्वर्टिबल एंड बी इज द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। इफ B इज द इन्वर्स ऑफ A देन A इज द इन्वर्स ऑफ B। तो अगर हम ए बी को आइडेंटिटी लिख पा रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए बोथ टू बी डिफाइंड एंड टू इक्वल इट इज नेसेसरी दैट ए एंड बी बोथ आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड नॉन स्केयर मैट्रिसेस कैन नॉट पोजेसेस इनवर्स। कि अगर कोई मैट्रिक्स, अगर किसी ने बोल दिया कि ए हमारी एक मैट्रिक्स है 2020 क्रॉस 2021 की, बताओ क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमारी एक नॉन स्केयर मैट्रिक्स होगी और सिर्फ स्केयर मैट्रिसेस का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। कि अगर इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है तो वो पक्का यूनिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देख लिया कि कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है कि अगर नॉन सिंगुलर है तो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट उसकी वैल्यू क्या होगी इनवर्स की, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता था, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना के उसका हमें क्या लेना था, ट्रांसपोज, तो वो हो गया एडजॉइंट। और बाय क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, तो इसलिए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए इज नॉन सिंगुलर ए बी इज इक्वल टू 0। अब ए बी इज इक्वल टू 0 है एंड ए हमारा नॉन सिंगुलर है, तो ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, तो यहाँ से आएगा ए इनवर्स 0, तो यहाँ से आएगा बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अगर ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए बी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो है इफ ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई एन देन बी ए इज इक्वल टू आई एन। कि अगर ए और बी स्केयर मैट्रिक्स हैं, अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रहा है तो बी ए बी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे बी इज इक्वल टू बी ऑफ आई एन और आई एन की जगह हम यूज़ करेंगे ए बी, तो बी इंटू ए बी। अब मैट्रिसेस के केस में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है कि चाहे तो हम ऐसे लिखें ए बी सी इज इक्वल टू, चाहे हम ऐसे लिखें ए इंटू बी सी, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ की ये चीज़, तो बी इज इक्वल टू बी ए बी हो गया। तो अब इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो बी इंटू बी ए बी इज इक्वल टू 0। तो बी हमने कॉमन लिया तो आई माइनस बी ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब हमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो ना ही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो सकता, ना ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो सकता, तो यानी ए और बी दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगी। और अगर दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो बी तो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो हमारी बीच वाली टर्म है आई एन माइनस बी ए, अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 0 होता है दो नंबर्स, तो या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। मैट्रिसेस के केस में हमने लिखा कि आई एन माइनस बी ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया बी ए इज इक्वल टू आई एन। नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, इस पर बेस्ड CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद इंटीजर एंट्रीज देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इनवर्स इज टू बी विद ऑल इंटीजर एंट्रीज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कि ए इनवर्स के अंदर सभी की सभी एंट्रीज इंटीजर्स होंगी, इस बात की गारंटी कौन देता है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1 होगा, तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ए इनवर्स की एंट्रीज होंगी वो सभी की सभी हमारी
इंटीजर्स होंगी, ठीक है। तो यही रिजल्ट है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद इंटीजर एंट्री, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इनवर्स टू बी विद ऑल इंटीजर एंट्रीज इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा, फिर कॉन्जुगेट पढ़ा और उसके बाद एडजॉइंट के बारे में पढ़ा। कॉन्जुगेट के केस में सिर्फ ये प्रॉपर्टी ऐसे खुलती थी डायरेक्ट ए बार बी बार, ट्रांसपोज के केस में ये ऐसे ओपन होती थी ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के केस में भी ये रिवर्स में ओपन होती थी बी स्टार ए स्टार। एडजॉइंट के केस में भी ये ऐसे ही ओपन होती थी एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। और हमने देखा कि जो हमारा एडजॉइंट के बाद जो हमारे पास आया था इनवर्स, अब हम उसकी बात करते हैं ए बी का इनवर्स, ये भी हमारी यहाँ पर सॉक शूज प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्स लॉ में ओपन होता है। तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर हैं देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब जनरलाइजेशन ऑफ रिवर्स लॉ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू इफ A1 A2 AN बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन A1 A2 AN का इनवर्स इज इक्वल टू AN का इनवर्स AN-1 का इनवर्स एंड A1 का इनवर्स। इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो उसकी पावर K करने के बाद इनवर्स लो या इनवर्स करने के बाद K पावर करो, वो दोनों इक्वल आते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पास जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो है इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन A का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमारा इक्वल होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। नेक्स्ट हमारे पास है अगर ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो ट्रांसपोज लेने के बाद इनवर्स करो या इनवर्स लेने के बाद ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद इनवर्स लो या एडजॉइंट इनवर्स लेने के बाद एडजॉइंट अप्लाई करो, दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट द रिवर्स लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स फॉर एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए होल्ड होता है, इनवर्स के लिए होल्ड होता है, ट्रांसपोज के लिए होल्ड होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। रिवर्स लॉ क्या कहता है कि ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। ये हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का हो गया। ट्रांसपोज के लिए भी कुछ ऐसा ही था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन जो कॉन्जुगेट के केस में था वो ये डायरेक्ट ओपन होता है ए बार बी बार, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले ट्रेस के बारे में पढ़ा, ट्रेस क्या होता है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके बाद डिटर्मिनेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, एडजॉइंट उसकी कुछ प्रॉपर्टी और देन इनवर्स। ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने सीखा कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमने आज की वीडियो में सीखा और ये लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम 9th चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।